पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रूस्ट ने। सेंट्रल आइडिया है कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम that tells even a simple movement has a large importance in changing one's attitude. The poet appreciates the beauty of the snowflakes, which changed his mood and saved many precious moments from being wasted. इसका एक important question है, what is the dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet mood changed? यानी कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट का मूड कैसे चेंज किया, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है डस्ट ऑफ स्नो आर फाइन पार्टिकल और स्नोफ्लेक्स। The dust of snow changed the poet's Robert Frost mood when a crook shook the dust of snow on a poet. His mood changed from sad to happy. दूसरी पोएम है फायर एंड आइस, इसको भी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। इन द रेफरेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस हाउ विल द वर्ल्ड एंड, मतलब इस पोएम के अनुसार संसार का अंत कैसे होगा। तो इसका आंसर है द पोएट से दैट देयर कैन बी टू कॉजेज दैट विल ब्रिंग द वर्ल्ड टू एंड। दे आर द फायर ऑफ डिजायर एंड द हाइस ऑफ कोल्ड हेटेड, बोथ ऑफ देम आर पावरफुल डिस्ट्रॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज ऑफ फायर एंड आइस, इसको आप सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं। इसका उत्तर है द पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट से दैट देयर कैन बी टू कॉजेज दैट विल ब्रिंग द वर्ल्ड टू एंड। He talked about how to fire represent desire, which region of destruction. Frost also mentioned ice, which will be enough to end the world. नेक्स्ट पोएम है अ टाइगर इन द जू, इसके राइटर है लेस्ली नॉरिस, जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं। इस पोएम का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, या सेंट्रल आइडिया भी जिसको कह सकते हैं। तो इसका आंसर है द पोएम कन्वेज दैट इट इज क्रूएल टू कीप विल्ड एनिमल इन स्मॉल एनक्लोजर्स ऑफ द जू, दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज। तो द टाइगर इन अ कॉन्क्रीट सेल, देयर इज नो मच स्पेस, ही सप्रेस अ क्विक रेज एंड मूव ऑन हिज वेलवेट क्लाउड्स नॉइजलेसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजियर। इसका आंसर है द टाइगर टेरिफाइड द विलेजियर बाय स्नार्लिंग एंड अराउंड देयर हाउसेस, द टाइगर टेरिफाइड द विलेजियर बाय स्नार्लिंग अराउंड देयर हाउसेस। इसका दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइगर स्टेयर्स एट द नाइट। तो इसका उत्तर है एट द नाइट द टाइगर स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार विथ हिज ब्रिलियंट आइज। एट द नाइट द टाइगर स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार विथ हिज ब्रिलियंट आइज। दूसरी पोएम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, इसके जो पोएट है वो है कैरोलाइन वेल्स। जी हाँ, कैरोलाइन वेल्स इसके पोएट हैं। और एक ज़रूरी बात है कि द पोएम इज अबाउट द डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई द विल्ड एनिमल। इसका मतलब है यह पोएम हमें बताती है कि एक खतरनाक तरीका क्या हो सकता है किसी भी जंगली जानवर को पहचानने का। तो ये सेंटेंस द पोएम इज अबाउट द डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई द विल्ड एनिमल, ये जो सेंटेंस है आपको जब आपको सेंट्रल आइडिया पूछे तो उसके आगे आपको ये घुसा देना है और आपको इसमें पोएट का नाम लिख देना है, इससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू नो दैट इट इज़ एन एशियन लाइन या डिस्टेंसिव फीचर। तो इसका उत्तर होगा एशियन लाइन इज अ लार्ज बीस्ट, यानी बड़ा जानवर है। ही इज ब्राउनिश इन कलर, हिज रोआ क्लियर टेयर इन हार्ट्स, ही इज फाउंड इन एशियन कंट्रीज, मानी ये एशियन कंट्रीज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइना एंड द क्रोकोडाइल। तो द हाइना लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड द क्रोकोडाइल लिव्स इन द वाटर। मेन डिफरेंस इज दैट अ हाइना अटैक्स विद स्माइलिंग बट अ क्रोकोडाइल अटैक्स विद टीयर्स। इसका मतलब है कि हाइना जो है वो मुस्कुरा कर अपना शिकार करती है और जो क्रोकोडाइल या मगरमच्छ है वो अपना शिकार करते समय आंसू बहाता है। इसमें टाइगर को पहचानने की एक वे भी लिखी हुई है जो है कि टाइगर इज अ नोबल बिल बीस्ट, हिज कलर इज येलो विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, इट इज कॉल्ड बंगाल टाइगर। दूसरी पोएम है द बॉल पोएम, इसके राइटर है जॉन बेरीमैन। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डज नॉट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। इसका मतलब है कि जो उस लड़के की सिचुएशन थी उसमें जो पोएट था वो इंट्रूड यानी इंटरफेयर क्यों नहीं करना चाहता था और उसने उस बच्चे को बॉल खरीदने के लिए, एक दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं दिए। तो उसका सीधा सा आंसर है द पोएट वांट्स द बॉय टू एक्सपीरियंस द लॉस, यानी पोएट चाहता था कि वो नुकसान का अनुभव करे। ही शुड लर्न दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, कि यह एक अपनी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। दैट्स वाई द पोएट डज नॉट वांट टू इंट्रूड द बॉय, यही कारण था कि उसने उसकी जो सिचुएशन थी उसमें इंट्रूड नहीं किया। एंड डज नॉट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, और उसने बच्चे को दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए। यानी द पोएट वांट्स टू द बॉय टू एक्सपीरियंस द लॉस, ही शुड लर्न दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। दैट्स वाई द पोएट डज नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस द बॉय एंड डज नॉट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन, यानी संपत्ति की दुनिया से क्या आता है। इसका उत्तर है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स पीपल लाइक टू possess all types of things in the world. Money is an external things because it can't bring back your long lost memory. इसका मतलब है कि जो पैसा होता है उसके पीछे सारी दुनिया भागती है, लेकिन हम अपने पैसे से अपनी पुरानी लंबी प्यारी यादें वापस नहीं ला सकते।
in the world of possession means people like to possess all types of things in the world. Money is an external thing because it can't bring back your long lost memory. ठीक है, तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, वेयर डिड द बॉल गो, तो आपको लिख देना है बॉल वेंट इनटू द बॉल वेंट इनटू द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द लॉस्ट बॉल स्टैंड फॉर द मेटाफोर ऑफ द बॉयज लॉस्ट चाइल्डहुड। तो इसका मतलब है जो बच्चे की बॉल है, जो बॉल जो पानी में गिर गई, जो उसकी बॉल खो गई है, क्या वो उसके खोए हुए बचपन की तरह है। तो इसका आंसर है येस, द लॉस्ट बॉल स्टैंड फॉर द मेटाफोर ऑफ द बॉय से लॉस्ट चाइल्डहुड। यहाँ लॉस्ट लिखना रह गया तो आप यहाँ लॉस्ट लिख देना। व्हेन वी ग्रो अप वी लॉस आवर चाइल्डहुड, द पोएट पॉइंट आउट टू दैट लॉस फॉर द बॉय। कि पोएट बताता है कि यह एक लड़के के लिए, एक बच्चे के लिए उसका नुकसान है। हमारी दूसरी पोएम है अमांडा, ये लिखी है रॉबिन क्लिन ने। इसके पोएट है रॉबिन क्लिन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। तो अमांडा इज अ स्कूल गोइंग गर्ल हु मस्ट बी अबाउट 10 to 12 years old, द वर्ड होमवर्क सजेस्ट दिस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड। इसका मतलब है कि अमांडा एक मछली जलपरी जिसको कहते हैं, और जैसे मरमेड ही कहते हैं, अगर अमांडा एक मरमेड होती तो वो क्या करती। तो इसका आंसर है, if Amanda were a mermaid, she would be the only resident of the beautiful green sea. She would relax and move in the sea. She would enjoy her freedom. Next question है, is Amanda an orphan? What does this show? क्या अमेंडा एक अनाथ थी, फिर उसने ऐसा क्यों कहा। तो इसका आंसर है नो, अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन। शी says so this because she was instructed by her mother every time, so she wanted to be an orphan for some freedom. Amanda is not an orphan. She says this because she was instructed by her mother every time, so he wanted to be an orphan for some freedom. Next question है, do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? इसका मतलब है कि आप रपेंजल की कहानी जानते हैं, अमेंडा एक रपेंजल क्यों बनना चाहती थी। तो इसका आपको आंसर लिखना है, येस आई नो द स्टोरी ऑफ रपेंजल। शी वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, हर हेयर वॉज गोल्डन, शी वॉज लॉक्ड इन अ टावर। Amanda wants to be Rapunzel because she wants a free and peaceful life. She wants to live a life according to her wish. मतलब वह अपनी लाइफ अपने इच्छाओं के अकॉर्डिंग जीना चाहती थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, What does the girl yearn for? What the poem tells you about Amanda? तो इसका आंसर है, Amanda yearn for freedom and loneliness. Amanda yearn for freedom and loneliness. Amanda is a freedom-loving girl. She does not want to the instruction of her mother. I think she is not mature because she is a school-going girl and the word homework suggests this. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are things that Amanda's mother asked her to do and not to do? तो इसका आंसर है, Amanda's mother does not want her to hunch her shoulders and stop her from eating chocolates. She asked Amanda not to bite her nails. She asked Amanda to done her homework and clean her shoes yet. तो ये हो गया इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके जो राइटर थे वो थे रॉबिन क्लिन। नेक्स्ट पोएम है द ट्री। इसको लिखा है एड्रियन रिच ने। जी हाँ, इसकी पोएट जो है वो एड्रियन रिच है। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्री। मतलब पोएट ने ब्रांचेस को किससे कंपेयर किया है। तो द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट ऑफ अ हॉस्पिटल। मतलब उसने हॉस्पिटल के डिस्चार्ज पेशेंट से ब्रांचेस को कंपेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द ट्री इन द पोइम, व्हाट डू देयर रूट्स देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स टू। तो इसका आंसर है, पहले इसका मतलब जानते हैं, वेयर आर द ट्री इन द पोइम मतलब इस कविता में पेड़ कहाँ है, उसकी जो जड़ें हैं और लीव्स हैं और जो ट्विग्स हैं वो क्या कहना चाहती हैं। तो इसका आंसर है, इन द पोइम द ट्री आर ट्रैप्ड इन द पोएट्स हाउस, द रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक ऑफ बरांडा फ्लोर, leaf makes effort to move towards the glasses in the search of light, and the small twigs get stiff with extension. Next question है, where does the poetess sit and why? जो कवित्री है वो कहाँ बैठी थी और क्यों बैठी थी। Why does not she mention the departure of tree in her letter? The poetess is sitting in her room with doors open and to the veranda to write letters. She does not mention the departure of tree in her letters because it is an unexpected event. She is too stunned to react. Next question है, what happens to the house when the tree move out of it? इसका मतलब है क्या होगा अगर जो पेड़ है वो घर से बाहर निकलने लगे। इसको दूसरी भाषा में पूछ सकता है कि हाउ विल डिपार्चर ऑफ द ट्री अफेक्ट द हाउस। तो इसका आंसर है कि when the tree move out of the house, the glass on the window breaks, leaves
leave the house silent. When the tree move out of the house, the glass on the windows breaks, leaves the house silent. अगर पेड़ घर से बाहर निकलेंगे तो उसके शीशे हैं, जो खिड़कियों के शीशे हैं, वो ब्रेक्स हो जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगे और साइलेंट हो जाएगा पूरा घर। नेक्स्ट है फाइंड द 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट। माने ऐसी 3 चीज़ें लिखिए जो एक बिना पेड़ के जंगल में होगी। तो इसका है दीज आर द 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। पहला तो है नो बैट्स कैन सिट ऑन द ट्री, मतलब कोई भी पक्षी पेड़ पे बैठ नहीं पाएंगे। नो इंसेक्ट कैन हिडन ट्रीलेस फॉरेस्ट, और एक भी कीड़े मकोड़े हैं वो ट्रीलेस फॉरेस्ट में छुप नहीं सकते। इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट द सन कैंट ब्यूटी इट्स फीट और रे इन शैडो, मतलब सूरज जो है अपनी किरणों को उसमें छुपा नहीं पाएगा टी में। पोएम है फॉग। इसके जो लेखक है वो है, मतलब राइटर है जो या पोएट है, वो है कार्ल सैंडबर्ग। इसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग। इसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग इज़ लाइक, मतलब जो कवि को क्या लगता है कि जो कोहरा है, जो फॉग है, वो किसकी तरह दिखता है। तो इसका उत्तर है कि सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग लाइक अ लिटिल कैट बिकॉज द फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली लाइक अ कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट। मतलब वो कहता है कि जो पोइट है उसको जो फॉग है वो एक लिटिल कैट्स की तरह लगता है, क्योंकि वह अपनी स्मॉल फीट से साइलेंटली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द फॉग कैम, तो वही आंसर लिख देना आपको। द फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली लाइक अ कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉग, मतलब जो कोहरा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी प्रकृति पर। तो फॉग कवर्स द सिटी एंड द हार्बर्स कम्प्लीटली। द फॉग्स cover the city and the harbors completely. It causes poor visibility. It causes poor visibility. Then it's move away very silently. The fog covers the city and the harbors completely. It causes poor visibility. Then it moves away very silently. नेक्स्ट पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसको लिखा है ऑगडन नेश ने। इसके राइटर है ऑगडन नेश। इसका पहला क्वेश्चन है बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल वाई, यानी बेलिंडा उसको गुदगुदी क्यों करती है और बेलिंडा उसे वो बड़ी बेरहमी से गुदगुदी करती है क्यों। तो इसका आंसर है बेलिंडा टिकल्स हर पेट्स ड्रैगन कस्टर्ड अनमर्सीफुली बिकॉज ही वाज अ लेजी ड्रैगन। बेलिंडा वांट्स टू एक्साइट कस्टर्ड। Belinda tickles her pet's dragon custard unmercifully because he was a lazy dragon. Belinda wants to excite custard. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट, या फिर हाउ डिड कस्टर्ड फेस द पायरेट। तो व्हेन द पायरेट केम ऑल द पेट्स हाइड द ब्रेव बेलिंडा क्राइड फॉर हेल्प। द कस्टर्ड केम एंड swallowed द पायरेट। द कस्टर्ड केम एंड swallowed द पायरेट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केस, माने ये जो कस्टर्ड है वो एक सेफ केस के लिए क्यों ट्राई करता है। वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डी ड्रैगन, मतलब इसे कावर्डी ड्रैगन क्यों कहा जाता है। कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस बिकॉज ही वॉज अ कावर्ड हु वांटेड पीस एंड सेफ्टी। इट इज़ कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन बिकॉज अपार्ट फ्रॉम हिम एवरीवन एल्स इन द हाउस इज़ वेरी ब्रेव, मतलब इसको कावर्डली ड्रैगन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको छोड़कर घर में सभी बहादुर थे, सिर्फ वही बहादुर नहीं था, इसलिए उसे कावर्डली ड्रैगन कहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी अ सीरियस और अ लाइट हार्टेड पोएम, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। इसका मतलब है कि आपको क्या लगता है कि कस्टर्ड और ड्रैगन एक सीरियस पोएम है या एक हल्की फुल्की पोएम है, अपने कारण के साथ उत्तर है। तो इसका उत्तर है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज वेरी लाइट हार्टेड फनी पोएम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेलिंडा एंड हर पेट्स मेक द पोएम entertaining. Custard cried for a nice, safe case because he was a coward dragon who wanted peace and safety. It is called a cowardly dragon because apart from him, everyone else in the house is very brave. But when the pirate came, all the pets hide. The brave Belinda cried for help. Custard came and slaved the pirate. Next question है who are the character in this poem? List them with their pet's name. इसके कैरेक्टर्स का नाम लेता है। पहला है गर्ल बेलिंडा, ड्रैगन कस्टर्ड, किटन इंक, माउस ब्लिंक, डॉग मस्टर्ड। पोएम है फॉर एनी ग्रेगरी। इसको लिखा है विलियम वल्टर यीट्स ने। इसकी पोएट जो है वो है विलियम वल्टर यीट्स। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ यंग वुमेन्स हेयर, व्हाई डज शी वांट टू चेंज द कलर ऑफ हेयर, मतलब उस यंग वुमेन की बालों का कलर क्या था, वह उसको चेंज करना क्यों चाहती थी। इसका आंसर है यंग वुमेन एनी हेयर्स आर येलो लाइक द कलर ऑफ हनी, शी से दैट she can change it to black or brown or carrot or any other colors she wants. She wants to be loved for her inner beauty and not for her physical qualities, which is her yellow hair. मतलब वह चाहती थी कि लोग उसे उसकी इनर ब्यूटी के लिए पसंद करें, ना कि उसकी फिजिकल क्वालिटी के लिए उसको पसंद करें, जो कि उसकी सुंदर पीले कलर के बालों में है।
What does the young man mean by great honey-colored ramparts at your ear? Why does he say that young men are thrown into despair by them? जो यंग मैन था उसका ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर से क्या मतलब था, उसके बालों से जो थ्रोन इनटू डिस्पेयर क्यों हो जाते हैं। तो द ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर रिफर टू द ब्यूटीफुल येलो हेयर दैट फॉल्स एट द वुमेन्स ईयर एंड इट लाइक अ वॉल अराउंड अ फोर्ट। He said that the young men are thrown into despair by them because they look so beautiful that the young man falls in love with her. Next question. What did the old religious man declare? What did want to prove? What did the old religious man declare? What did he want to prove? The old religious man said that he had found a text last night. It said that only God is of loving a passion for himself. He wanted to prove that God alone can see your inner beauty. इसका मतलब है कि वह जो रिलीजियस पर्सन है, जो धार्मिक व्यक्ति है, वो कहता है कि उसे कल रात को एक टेक्स्ट मिला, यानी पत्र मिला। उसमें यह लिखा हुआ था कि गॉड ही एक पर्सन को उसकी इनर ब्यूटी के लिए उसको हिमसेल्फ को पसंद कर सकते हैं। वह यह सिद्ध करना चाहता था कि केवल गॉड ही है जो उसकी इनर ब्यूटी देखते हैं, ना कि उसकी आउटर ब्यूटी।